गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी रॉकर। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट 7th क्लास की 10th वर्कशीट है और ये आपका हिस्ट्री का चैप्टर है दिल्ली के सुल्तान। आपको दिल्ली के सुल्तान के बारे में बताया जा रहा है। ये मुगलों से पहले भारत में दिल्ली के सुल्तानों का शासन था। इसको हम दिल्ली सल्तनत के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इससे पहले हम और भी चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि इतिहास के अध्ययन के लिए हम अभिलेख, सिक्कों, स्थापत्य, भवन निर्माण कला के माध्यम से काफी सूचना प्राप्त करते हैं। अब ये है क्या क्या चीज, ठीक है। अभिलेख का मतलब होता है वो लेख, यानी वो लेख जो कि कठोर सतह पर लिखे गए हों। जैसे कि आपने पत्थर पे लिखा हुआ देखा होगा। कहीं आप पानी के प्याऊ के लिए जाते हैं, जहाँ पानी पीने के लिए, तो वहाँ एक बड़े से संगमरमर के पत्थर पे लिखा होता है, ये प्याऊ इस दिनांक को इस व्यक्ति द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया है। ये सब लेख हैं, लेकिन जो कठोर सतह पे लिखे जाते हैं तो इन्हें अभिलेख कहा जाता है। ठीक। सिक्कों के ऊपर जो है चित्र बने होते हैं, राजा के चित्र बने होते हैं, या उस समय का जो है टाइम पीरियड लिखा होता है, या फिर उस समय के देवी देवताओं के बारे में जानकारी मिलती है। भवन निर्माण, यानी कि जो कुछ उस समय के घर बनते थे उनके जो भी अवशेष मिलते हैं उसके माध्यम से हमें जानकारी मिलती है। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज है त्वारिख। त्वारिख क्या होता है? जैसे तारीख होता है, तारीख जो है सिंगुलर है, त्वारिख बहुवचन हो जाता है। मतलब कि जो भी सुल्तानों के शासन काल में प्रशासन की भाषा जो है फारसी में लिखे गई चीजें हैं उन्हें हम त्वारिख कहते हैं। ठीक। त्वारिख का मतलब दिल्ली के सुल्तान के अधीन जो है उनके लेखकों ने जो रचनाएं लिखी। ओके। त्वारिख के माध्यम से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है कि उस समय राजा क्या करता था, प्रजा क्या कर रही है, राजा ने कहाँ शासन किया, राजा ने कौन से जो है रूल रेगुलेशन चला रखे हैं। ठीक है। त्वारिख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारी जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे। मतलब कि बहुत ही इंटेलिजेंट लोगों को बनाया जाता था त्वारिख के लेखक। यानी ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको कहा जाए कि इस समय घटित घटनाओं को लिखिए ताकि हम आगे भी कई वर्षों तक उन चीजों को जान सके, तो हम क्या करेंगे, जो इंटेलिजेंट लोग होंगे उनको पकड़ाएंगे कि भाई ये लो, तुम जो है भारत की सारी इतिहास को लिखिए। तो उसके लिए अच्छे खासे दिमाग वाले इंसान की जरूरत पड़ती है। तो हम क्या देख रहे हैं, तो जो सचिव है, जो प्रशासक है, जो कवि है और जो सुशिक्षित है, जिनको ऑलरेडी शिक्षा काफी अच्छी है, वो लोग ये सब चीजों की रचनाएं करते थे। वो क्या करते थे, घटनाओं का वर्णन भी करते थे। घटनाओं का वर्णन के जैसे कि मतलब आपने अलाउद्दीन की लड़ाइयाँ वगैरह सुनी होगी। कैसे सुनी? क्योंकि उस समय के राजा ने किसके ऊपर किस चढ़ाई करी। आप अक्सर सुनते हो कि ये प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध। कैसे पता चला हमें? उस समय के शासकों की घटनाओं का वर्णन जो होता है उसके माध्यम से हमें पता चलता है जो शासक जो है वो प्रशासक संबंधी सलाह कैसे ले रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। ठीक। और वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल दे देते हैं। मतलब कि शासक जो है ऐसा शासन होना चाहिए जिससे कि न्याय सबको मिले। अब देखते हैं, त्वारिख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे और गांव में शायद ही कभी रहते थे। मतलब कि जो लेखक है वो ऑलरेडी ऐसी जगह पर रह रहे हैं, हाई सोसाइटी, उस टाइम की हाई सोसाइटी। ठीक है। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनके ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। अच्छा, अब आप ही बताइए, अगर राजा को प्रसन्न करना है तो राजा के लिए क्या लिखेंगे? राजा इतना ज्यादा पराक्रमी था कि वो लड़ने गया, आगे से 1000 लोग और राजा की सेना 100, जबकि भले ही उल्टा हो। इसमें क्या होता है, हम राजा की तारीफ के चक्कर में ना सच को छोड़ देते हैं और राजा की तारीफ करने में लग जाते हैं। तो जो भी तारीख है ना, उससे जो जानकारी मिलती है आप उसके ऊपर पूरी तरीके से बेस्ड नहीं हो सकते, क्योंकि वो राजाओं के नियंत्रण में लिखी गई है। और राजा के नियंत्रण में तो राजा की तारीफ ही लिखी जाएगी, उसके अगेंस्ट तो कोई कुछ नहीं लिखा जाएगा। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। मतलब कि एक ऐसा समाज जहां पर भेदभाव भी किया जाए और शासक को जन्मसिद्ध अधिकार मिले। आज की डेट में कोई बोले कि भाई राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा बनेगा, प्रधानमंत्री का बेटे को ही प्रधानमंत्री बनाओ, तो ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन उस समय जो लेखक यही कह रहे हैं कि भाई आदर्श समाज क्या होता है, जिसमें राजा जो है अपने बेटे को राजा बनाए और अच्छे से शासन करता रहे। उनके विचारों से लोग सहमत नहीं होते थे। भाई अब ऑब्वियस ही बात है, राइटर्स कह रहे हैं कि भाई राजा, आपके बेटा ही राजा बनेगा और उसके बाद उसका बेटा ही राजा बनेगा, तो जनता क्या बोलेगी? जनता कहेगी भाई जो अच्छा काम करे वो राजा बने। ठीक।
आपको इसमें बहुत सारे नाम दिए गए हैं, इसमें सबके शासन के अकॉर्डिंग है। आप इसको एक कॉपी में लिख लीजिएगा और अपने घर में जहां आप पढ़ते हैं वहां दीवार पर चिपका दीजिएगा। इसमें देखिए अनंगपाल है, तोमर है, चौहान, पृथ्वीराज चौहान, तुर्की शासक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, गयासुद्दीन बलबन, खलजी वंश, ये सारे वंश के आप अच्छे से इसको लिख लीजिएगा और इसको याद भी कीजिएगा, ठीक है ना। इसमें देखिए खलजी वंश है, ये दाश वंश है, ये तुगलक वंश है, सैयद वंश है, लोधी वंश है, ठीक है ना। ये वंश के अकॉर्डिंग इनके सन है कि किस सन में इन लोगों ने शासन किया था। सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली तोमर साम्राज्य की राजधानी बनी। तोमर जो राजपूत थे उस समय उन्होंने दिल्ली को राजधानी बनाया। सबसे पहले अगर पूछा जाए किसने बनाया तो दिल्ली को राजधानी तो तोमर राजपूतों ने बनाया। 12वीं शताब्दी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहान, जिन्हें चहमान भी कहा जाता था, उन्होंने परास्त कर दिया। अब कौन आ गया सत्ता में? चहमान आ गए। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। मतलब कि शासन में हम देख रहे हैं कि तोमर को हरा करके जो है चौहान आए और अब दिल्ली जो है वो वाणिज्य का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। वाणिज्य का मतलब व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे। उन्होंने अनेक मंदिरों का जो है निर्माण यहाँ पर करवाया। मतलब कि जो जिनके पास पैसा है वही जो है मंदिर बनवा सकते हैं। ये समृद्धशाली थे, इनके पास काफी पैसा था। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे जो काफी प्रचलन में थे। 13वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना। अगर आपसे पूछा जाए कि कब सल्तनत की स्थापना हुई तो 13वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि दिल्ली एक ऐसी राजधानी के रूप में बदल गई जिसका नियंत्रण पूरे उपमहाद्वीप के एक बड़े क्षेत्र पर फैला था। मतलब कि पूरे भारत पर अब दिल्ली के द्वारा नियंत्रण किया जाने लगा था। चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। इतिहास के अध्ययन के लिए कौन कौन से स्रोत हमारी सहायता कर सकते हैं? तो बच्चों, जो भी भवनों के अवशेष हैं, जो भी खुदाई में आभूषण निकले हैं, सिक्के निकले हैं, अभिलेख, पांडुलिपियां, जो भी पुरातात्विक साक्ष्य हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं इसमें, ठीक है। त्वारिख का अध्ययन किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी हो सकता है? जो त्वारिख है उससे हमें सुल्तान के समय के शहर, उन लोगों के रहन सहन और तत्कालीन समाज के बारे में जानकारी मिलती है। त्वारिख के अध्ययन की सीमाओं का वर्णन कीजिए। मतलब कि कहाँ पर आकर के त्वारिख की जो हमें नॉलेज मिल रही है त्वारिख से, वो कहाँ तक लिमिटेड हो जाती है। तो हम बताते हैं इसमें कि जो दिल्ली के सुल्तान हैं उनके बारे में, नगर के विषय के बारे में, प्रशासन संबंधी हमें घटनाएं पता चलती हैं। हमें आम जनजीवन के बारे में पता नहीं चलता है क्योंकि ये शासकों के आधिपत्य में लिखवाई गई थी। तो ऑब्वियस सी बात है लेखक की जो निष्ठा है वो शासक के प्रति होगी, तो सत्यता यानी कि सच्चाई जरूर प्रभावित हुई होगी। यानी कि जो उन्होंने लिखा होगा लेखकों ने, वो राजा को प्रसन्न करने के लिए लिखा होगा। ऐसी स्थिति में सच के साथ कहीं ना कहीं छेड़छाड़ जरूर की गई होगी। पता लगाइए कि दिल्ली में कुतुब मीनार के निर्माण में किन किन शासकों का योगदान है और उसके बारे में कुछ जानकारी बताइए। तो सबसे पहले जो है दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में इसको शुरू करवाया। उसके बाद की 3 मंजिलें हम देखते हैं कि इल्तुतमिश ने बनवाई और 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने इसकी 5वीं मंजिल बनवाई। तो 1, 2 और 3, ठीक। और ये जो है 73 मीटर्स ऊंची है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।